हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम आप शुरू करने जा रहे हैं आपके फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर यानी कि बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के प्रमुख विशेषताएं या मूल लक्षण से। जैसा कि आपको पता ही है, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपका एमसीक्यू टेस्ट भी ले लिया गया है। तो इसी तरह से चैप्टर 2 की भी ऐसे ही वीडियोज़ आएंगे, आप अच्छे से प्रिपेयर करें, नोट्स बनाएं, उसके बाद आपका एमसीक्यू टेस्ट लिया जाएगा। तो आज जो है संविधान के मूल लक्षण का पार्ट 1 है। बच्चों, आपको जैसा पता ही है, भारतीय संविधान जो है असल में भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार की स्थितियों का एक आईना है। किसी भी देश का संविधान जो होता है वो ये बताता है कि वो देश जो है वहाँ वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी है, उस देश की शासन प्रणाली कैसी है, उस देश के लोगों को, आम नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, वहाँ की सरकारें किस प्रकार से कार्य कर रही हैं। तो पूरा का पूरा उस देश की परिस्थितियों को समझना है तो आप उस संविधान को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से भारतीय संविधान भी है। भारतीय संविधान जो है, अगर भारतीय संविधान को आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी शासन व्यवस्था का ढांचा कैसा है, किस प्रकार से हमारी शासन व्यवस्था काम करती है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान जो एक संविधान सभा में से बनाया गया है, जो कि 1946 में बनी थी, और इस संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पूरा संविधान जो है कंप्लीट कर लिया था। पूरा करने के बाद ये लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और इस तरह से भारतीय संविधान में बहुत सारे संशोधन होने के बाद, जो कि आप फर्स्ट चैप्टर में विकासवादी स्रोतों में पढ़ चुके हैं कि कितने भारतीय संविधान में स्रोत हुए हैं, संशोधन हुए हैं लगभग 104 के आसपास। तो उन विकास के साथ साथ 104 संशोधनों के साथ साथ भारतीय संविधान ने कैसा रूप ले लिया है, भारतीय संविधान के बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, या भारतीय संविधान कैसा दिखाना चाहता है कि देश का स्वरूप आने वाले समय में कैसा हो, वो सब कुछ भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। तो आज जो है हम इसके विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का जो इतना खूबसूरत और इतना बड़ा संविधान है, उसके कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। तो ऐसा आप खुद से भी एक बार आंख बंद करके रियलाइज़ करेंगे कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी खूबसूरत बातें हैं जो खुद से आप जानना चाहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप भी, अगर फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से किया है तो खुद से भी कुछ पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा तरीका है खुद को एनालाइज करने का, एनालिटिकल होने का, कि आप आंख बंद करके सोचें कि कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो इस तरह से हम पहली विशेषता को शुरू करने जा रहे हैं। जो भारतीय संविधान की पहली विशेषता है वो जो है एक लिखित एवं विस्तृत संविधान, इसे कहेंगे अ रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में, कि भारत का जो संविधान है एक तो लिखित है और दूसरा बहुत बड़ा है। सर आइवर जेनिंग्स लिखते भी हैं कि भारतीय संविधान संसार में सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। सबसे लंबा इसलिए भी कहेंगे क्योंकि ये लगभग इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। इसमें 395 अनुच्छेद हैं। अब आप आने वाले समय में देखोगे कि किस अनुच्छेद में क्या क्या बात कही गई है। तो अभी तक आप अब इतना ही समझे कि इसमें 395 अनुच्छेद हैं। ये भारत का जो संविधान है कुल 22 भागों में बटा हुआ है, जिसमें 395 अनुच्छेद के साथ साथ 12 अनुसूचियां भी हैं और 3 जो है परिशिष्ट भी हैं। मतलब आर्टिकल्स इंग्लिश में अनुच्छेद कहते हैं, पार्ट्स भाग, और स्केड्यूल को अनुसूचियां कहते हैं। तो इस तरह से ये इतने भागों में बटा है और अब तक 104 इसमें संशोधन होकर ये बहुत अधिक विस्तृत भी हो गया है। अगर आप कंपेयर करें दूसरे देशों के संविधानों के साथ तो आप पाएंगे कि जैसे अमेरिका के सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा में 147 अनुच्छेद हैं, इसी तरह से साउथ अफ्रीका की अगर बात करते हैं 253, ऑस्ट्रेलिया में 128, चाइना में 138 अनुच्छेद हैं। तो अगर भारत के 395 अनुच्छेदों के साथ कंपेयर करें तो ये जो मात्रा है दूसरे देशों के अनुच्छेदों की, तो ये बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अब लिखित है। देखिए, आप कहेंगे कि संविधान तो बुक के रूप में होते हैं और लिखे ही होते हैं, इसमें कौन सी बात अलग से रिप्रेजेंट करने की कि भारत का संविधान लिखित है। देखो बच्चों, आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि किस देश का संविधान अलिखित है या परंपराओं पर आधारित है, तो वो है ब्रिटेन। और भारत ब्रिटेन का बहुत समय तक गुलाम भी रहा है, तो भारत का भी अलिखित होना चाहिए था? नहीं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अलिखित होता क्या है। देखिए, जो ब्रिटेन का संविधान है वो किसी बुक के फॉर्म में नहीं है। वहाँ की संसद जो डिसीजन ले लेती है, वहाँ की संसद लगभग 12वीं शताब्दी से बनी हुई है, तो वो जो भी डिसीजन लेते रहे हैं समय समय पर,
वही परंपराएं जो चली आ रही हैं इतने सौ सदियों से, वो डिसीजन ही वहां पर कानून की तरह काम करते हैं। वहां पर लिखा हुआ कुछ नहीं है। इसलिए वहां का जो संविधान है बहुत ही सरल माना जाता है कि जब चाहे किसी भी कानून को बदल दें। लेकिन अमेरिका का संविधान है, भारत का संविधान और विश्व के अन्य भी कई संविधान हैं, वो लिखित हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। वो बुक की फॉर्म में किसी पर्टिकुलर डेट टाइम पर लिखे गए हैं और आज भी वो लिखे हुए सामने हमारे हैं। ब्रिटेन की तरह वो अलिखित नहीं है, परंपराओं पर आधारित नहीं है, या फिर जुबानी संसद की जुबानी नहीं है। भारत का जो संविधान है वो एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया है और उसे बैठकर लिखा गया है। 2 साल 11 महीने 18 दिन की प्रोसीजर के बाद वो बनकर तैयार हुआ है। इसलिए भारत का संविधान एक लिखित संविधान कहलाता है और विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भी कहलाता है। अब आते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट पे, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की जो दूसरी विशेषता है वो है संविधान की प्रस्तावना। बच्चों ने बहुत बार ग्रुप में पूछा है कि प्रेम्बल क्या है। हालांकि मैं अपने फर्स्ट चैप्टर के 2 वीडियोस में ये अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी कि प्रेम्बल होता क्या है, और जो आने वाला 3rd चैप्टर है वो पूरी तरह से प्रेम्बल पर ही आधारित है, तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि प्रेम्बल होता क्या है। सबसे पहले हिंदी में समझो कि प्रेम्बल को प्रस्तावना कहते हैं या उद्देशिका भी कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जो है जान की प्रस्तावना है, जो एक्चुअल में भारतीय संविधान उसका फीस है, इसे प्रस्तावना कहेंगे। आप कहोगे कि प्रस्तावना बहुत लंबा चौड़ा कुछ होता होगा, ऐसा नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी। ये देखिए, सिर्फ इतनी है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग से शुरू होकर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, यहाँ तक है भारत की प्रस्तावना। अब आप इसको प्लीज जरूर पढ़ें, ये क्या है। आने वाले जो पॉइंट्स है उसमें ये एक्सप्लेन भी होगा कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भारत की प्रस्तावना है। और जो मैंने फर्स्ट जो चैप्टर है उसके एक वीडियो में बताया कि जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। तो ये आप जरूर लिखें, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है इस विशेषताओं वाले चैप्टर में, बट आपको लिखना है कि भारतीय प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से इन्फ्लुएंस या प्रभावित होकर ली गई है। तो ये जो ना है, इस प्रस्तावना को लिखने का उद्देश्य क्या होता है कि जैसे कि कोई बुक है, बुक के आगे आप देखेंगे कि एक पेज लिखा होता है जिसमें ये बताया जाता है कि ये बुक लिखने का क्या कारण है, किस उद्देश्य से ये बुक लिखी गई है। उसी तरह से भारत की प्रस्तावना भी है, जो कि ये बताती है कि भारत का संविधान बनने के पीछे क्या क्या कारण है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले जो प्रस्तावना में बात कही गई है वो ये कही गई है कि हम भारत के लोग, यानी कि ये जो प्रस्तावना, ये जो संविधान आप अंदर पढ़ने जा रहे हो बुक के, वो किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों द्वारा ही नहीं बनाया गया है। ये भारत के लोगों की एक इच्छा है, एक विल है, ये भारत के लोगों का संविधान है। तो यहाँ पे लोगों को ही, ना कि कोई ये कह दे कि ये संविधान जो है मैंने बनाया है, नहीं। यहाँ पर प्रस्तावना क्या कह रही है कि ये पूरा जो संविधान है भारत के लोगों की इच्छाओं का बना हुआ है। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, ये देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपत्तिवादी निरपेक्ष गणराज्य, ये क्या होते हैं ये आने वाले पॉइंट्स में आपको डिस्कस होगा। लेकिन अभी ये समझिए कि हम भारत के लोग जो हैं भारत ये सब बनाना चाहते हैं और उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं। सभी व्यक्तियों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना यानी पूजा करने की स्वतंत्रता देना चाहते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करवाना चाहते हैं तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे और भाईचारा बना रहे। ऐसा हम ये उद्देश्य है इस संविधान को बनाने का। तो ये सारी चीजें चाहते हैं और ये दृढ़ संकल्प होकर हम इस संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को, देखो ये लिखा है, ये पूरा जो संविधान है उसको अंगीकृत करते हैं यानी अपना अंग समझते हैं, अधिनियमित यानी लागू करते हैं, अर्पित यानी कि खुद को भी इसमें समर्पित करते हैं। तो ये भारत की प्रस्तावना है। इसमें बताया गया है कि भारत को तो हम एक महान देश बनाना चाहते हैं और इसके नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता
एकता, अखंडता, भाईचारा ये सब देना चाहते हैं। और डेट भी इसमें मेंशन की है कि ये कब जो है बनकर तैयार हो गया हमारी संविधान सभा द्वारा। तो ये कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, 5-6 बातें हैं, आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने में लिख सकते हैं कि भारतीय जो प्रस्तावना है देश की, उसमें ये सारी चीज़ें कही गई हैं। जब थर्ड चैप्टर करेंगे तो इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन कर। अब आते हैं हम इसके थर्ड पॉइंट पे। जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि संपूर्ण, ये इंग्लिश में है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सॉवरन यानी कि संपूर्ण प्रभुता संपन्न, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, रिपब्लिक मतलब गणराज्य। मैंने हिंदी में भी इसमें लिखा है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट को मैं सिर्फ हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की जो संविधान है क्या स्थापित करना चाहता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। अब ये चीजें होती क्या हैं, ये एक्सप्लेन मैं इस थर्ड पॉइंट में करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम सॉवरन यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सारा प्रभुत्व मतलब स्वामित्व यानी कि पूरी डिसीजन लेने की क्षमता जो है, भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व से संपन्न है, यानी कि भारत को डिसीजन लेने की पूरे के पूरे अधिकार है। ना ही तो कोई बाहरी ताकत, विदेशी ताकत उसके निर्णयों को किसी प्रकार से प्रभावित कर सकती है, ना ही कोई जो इनर आंतरिक कोई शक्ति है जो भारत सरकार के या भारतवासियों के निर्णयों को कंट्रोल करती है। कहने का मतलब क्या है? भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है जो कि अपने देश के विकास के लिए सारे डिसीजन खुद लेता है। वो किसी विदेशी बाहरी ताकत से प्रभावित नहीं होता। जैसे कि हम आज़ादी से पहले जो है हमारे यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था। अंग्रेज हमारे यहाँ पर पूरा कंट्रोल करते थे, उन्होंने हमें गुलाम बना रखा था। तो ये शब्द जोड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अब हम आज़ाद हो चुके हैं, हम अपने देश को चलाने के लिए सारे डिसीजन खुद लेंगे। हमारे डिसीजंस को हमारे कोई भी जो है बाहरी या आंतरिक शक्ति किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकती है। तो हम क्या हुए? हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य हो गए हैं। दूसरा शब्द आता है सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली चीज आप इसमें लिखेंगे और एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया। देखिए हमारी प्रस्तावना में समाजवाद, जो मैंने आपको पिछला दिखाया था कि ये प्रस्तावना है, उसमें समाजवाद शब्द 1976 से पहले था ही नहीं। तो भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ, इंग्लिश में अमेंडमेंट कहते हैं। तो संशोधन हुआ 42वां और 1976 में, और उसमें सोशलिस्ट यानी समाजवादी और साथ में ही धर्मनिरपेक्ष, जो कि थर्ड पॉइंट है सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष को भी उसमें जोड़ दिया गया। तो ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। अब समझते हैं कि ये समाजवाद होता क्या है। बच्चों, समाजवाद का मतलब है समाज का वाद, यानी कि समाज में किसी भी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव ना हो। धर्म, जाति, भाषा, वर्ग के आधार पर समाज जो है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भारतीय संविधान को बनाने का उद्देश्य ये भी है कि जिस प्रकार अंग्रेज हुआ करते थे, भेदभाव था, गोरे और काले का भेद था, धर्म के आधार पर बहुत अधिक भेदभाव थे, तो वो सब ये संविधान लागू होते ही खत्म हो जाने चाहिए। तो भारत के संविधान का ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि भारत के संविधान में समाज के जितने भी वर्ग हैं उनको इक्वलिटी दी जाएगी। जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति हैं, जनजातियां हैं, उनको विकसित करने के समान अवसर मिलेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, समाजवादी शब्द जुड़ गया। फिर आता है धर्मनिरपेक्ष। प्रस्तावना में आपने पंथ निरपेक्ष सुना होगा। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष का मतलब एक ही है, इंग्लिश में इसे सेकुलर कहते हैं। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष, इसका अर्थ है कि भारत के जो है, भारत में कोई भी धर्म विशेष जो है नहीं है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत के सामने सभी धर्म बराबर हैं। किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी धर्म से नहीं किया जाएगा। ये खास तौर पर आप आने वाले 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, पार्ट 3 मूल अधिकारों में। उसमें आप पढ़ेंगे कि 25 से 28 अनुच्छेद तक धर्म के बारे में बताया गया है और किस तरह से दिखाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ये भी एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान में कब जुड़ा। तो ये भी देखिए भारतीय प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जुड़ा गया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। तो ये 3 जो चीजें हैं आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है,
समाजवाद क्या होता है, संपूर्ण प्रभुता संपन्न क्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक क्या होते हैं। अभी के लिए आप इतने अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लें। थैंक यू। ये है आपका पार्ट 1।